अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से आप लोग। एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान स्टडीज पेपर 2 का आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और ये चैप्टर कहता है मिनरल रिसोर्सेज। इस लेक्चर के बाद आई होप कि आप लोग सारे के सारे पास पेपर्स बआसानी कर पाएंगे। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मिनरल रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं भाई। जो मेटालिक कंपाउंड से बने हुए होते हैं वो मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, और जो नॉन मेटालिक कंपाउंड से बने हुए होते हैं वो हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लोगों को मालूम ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाई मेटालिक मिनरल्स जो है, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे कैन चेंज देयर शेप विदाउट बेंडिंग। दे कैन बी शाइनी। दे आर जनरली हार्ड। दे जनरली हार्ड, लेकिन सारे के सारे हार्ड नहीं है। हमें पता है कि कुछ मेटालिक मिनरल्स जैसे कि मरकरी है, तो वो हमारे पास जो है वो एक ऐसा मिनरल रिसोर्स भी है, मेटालिक तो है लेकिन हार्ड नहीं है। अगर इसके ऑपोजिट कर लेंगे तो नॉन मेटालिक मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। भाई ये बात तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और एग्जाम्पल्स भी हमें बचपन से याद है। भाई मेटालिक मिनरल्स में हमारे पास आ जाता है गोल्ड, आ जाता है हमारे पास कॉपर, आ जाता है हमारे पास मरकरी, आ जाता है हमारे पास सिल्वर, आ जाता है। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज। जबकि नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो हमारे पास मार्बल आ जाता है, रॉक सॉल्ट आ जाता है, जिप्सम आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाता है, कोल आ जाता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो चलो आओ और देखते हैं कि इसके पास्ट पेपर्स में सवाल किस तरीके से आते हैं। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कोल की। तो कोल के यूजेस का सवाल पास्ट पेपर्स में आता है। कोल के यूजेस कितने हैं भाई? बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन उधर दो तीन याद रख लेंगे हमारे लिए काफी है। एक तो भट्टी, जिधर ईंटें बनती है, ब्रिक kilns, वहां पे कोल इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके अलावा थर्मल पावर स्टेशन में कोल इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा स्टील मिल के अंदर एज अ रॉ मटेरियल कोल इस्तेमाल हो रहा है। अब कोल एक्सट्रैक्ट कैसे होता है? कोल की एक्सट्रैक्शन के तीन मेन मेथड्स हैं जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। भाई देखो, अगर तो सरफेस पे ही कोल पाया जा रहा है और जस्ट आप इसको पिक कर रहे हैं और आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। क्या कहलाता है? ओपन कास्ट माइनिंग कहलाता है। लेकिन अक्सर इतना क्लियर, इतना इजीली आपको मिनरल मिलता नहीं है और आपको या तो वर्टिकल टनल बनानी पड़ती है या हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बनानी पड़ती है। तो इनके अलग अलग नाम है। अगर हॉरिजॉन्टल काम हो रहा है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एडिट माइनिंग। और अगर आप वर्टिकल शाफ्ट बना रहे हैं, वर्टिकल टनल बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। ठीक है जी। हमें तीन डिफरेंट तरीके की माइनिंग्स के बारे में पता चल गया। अब देखो भाई, यहाँ पे जो अगला पार्ट था वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्क था। वैसे तो ये हम पावर रिसोर्सेज के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, तो पावर रिसोर्सेज की भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग बेफिक्र हो जाए। लेकिन यहीं पे हम छोटा सा सवाल पहले कर लेते हैं। भाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं विच कैन बी यूज ओवर एंड ओवर अगेन, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि डिप्लीट हो जाते हैं, एक बार जल जाए, इस्तेमाल हो जाए तो खत्म हो जाते हैं। अब अपनी नॉलेज से बताएं कि कोल को बर्न कर देंगे क्या दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा? नहीं। तो क्या वो रिन्यूएबल है? नहीं। तो फिर वो कौन सा रिसोर्स है? भाई डेफिनेटली इट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो देखो कोल जो है उसको हम ज्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज इट्स नॉट ओनली अ मिनरल रिसोर्स बट इट्स अ पावर रिसोर्स एज वेल। ये पावर रिसोर्सेज चैप्टर के अंदर भी कवर हो रहा होता है। तो कोल के बारे में जब डिटेल में सवाल आ रहा है तो शाफ्ट माइनिंग से रिलेटेड डायग्राम आ गई। भाई पास्ट पेपर्स में डायग्राम आ गई जिसमें उसने यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे दिए और ऑप्शंस को यूज करते हुए हम लोग को ये ब्लैंक्स फिल करना था। तो भाई ये है कोयले की कहानी, जिधर एक केज पहुंचाया जाता है जिसमें माइनर बैठ के जाता है और कोल को एक्सट्रैक्ट करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक विंच लगा हुआ है और यहाँ पे एक केबल वायर है जिसकी मदद से ये केज अटैच हुआ हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस थे इनमें से हमने कौन कौन से ऑप्शंस मार्क करने हैं? हमने केज मार्क किया, हमने केबल मार्क किया, हमने विंच मार्क किया और हम लोगों ने कोल सीम्स मार्क किया। इस तरीके से पास्ट पेपर्स में ये सवाल आ रहे होते हैं। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कोल की टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ पास्ट पेपर्स बीच बीच से जाहिर सी बात मैं छुड़वा रहा हूँ क्योंकि वो पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो कोल की दो टाइप्स आपसे पूछ ली और पूछा गया कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दें। तो यहाँ पे मैंने दो आइडेंटिफाई किए हुए, एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्क्राइब किए हुए हैं। लेकिन हमें मालूम है कि देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ कोल।
तो हम सारों के बारे में पढ़ते हैं इस डायग्राम के अंदर। देखो ये डायग्राम जो मैंने बनाई, इसमें मैंने पास्ट पेपर्स की मार्क्स स्कीम को ही यूज करते हुए बनाया है, तो मेक श्योर कि आप लोग भी इसी को इसी तरीके से याद कर रहे हो। सबसे पहले हमारे पास है पीट, which is not exactly a coal, but it's in the formation stage. It has partially decayed plants matters in swamps and bogs. It has a very low heat content. तो ये सबसे बेकार तरीके का कोल है। जब इस पे हीट और प्रेशर अप्लाई होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये लिग्नाइट फॉर्म होता है। अब लिग्नाइट जो है इट्स अ ब्राउन कोल, इट हैज लो हीट कंटेंट, इट हैज हाई सल्फर कंटेंट एंड इट इज लिमिटेड इन सप्लाई इन मोस्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। जब इस पे भी हीट और प्रेशर अप्लाई होगा तो इट विल फॉर्म बिटुमिनस, which is a soft form of coal. It is extensively used as a fuel because of its high heat content and large supplies. भाई इसमें लार्ज सप्लाई में अवेलेबल है और इसकी हाई हीट कंटेंट है कंपैरेटिव टू लिग्नाइट और पीट, तो इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली इट इज अ हाई सल्फर कंटेंट एज वेल। जब इस पे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हीट और प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर इट विल फॉर्म एंथ्रासाइट, विच इज द हार्डेस्ट कोल एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट क्वालिटी कोल। व्हाई? इट इज हाईली डिजायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट एंड इट इज लिमिटेड इन सप्लाई इन मोस्ट एरियाज। तो भाई सप्लाई की बात करें और एरियाज की बात कर रहे हैं, तो चलो मैप में देखते हैं कि किधर किधर कोल पाए जाते हैं। कोल इज ऑलमोस्ट फाउंड इन ऑल द एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। कोल जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के चारों सूबों में पाया जाता है। जैसे कि पंजाब की अगर बात करें तो हमारे पास फोर्ट पर प्लेटो है जिधर कोल पाया जा रहा है। फिर हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में मकरवाल है। इसके अलावा कोयटा है जिधर कोल फील्ड्स मौजूद है डिफरेंट। और यहाँ पर हमारे पास लोअर सिंध में भी कोल फील्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये मेन चार जगहें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंध में थर में भी, थर डेजर्ट में भी कोल पाया जाता है। आई होप कि रीजन ऑफ कोल आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट मिनरल रिसोर्स के बारे में, दैट इज द रॉक सॉल्ट। नेक्स्ट मिनरल रिसोर्स हमारे पास है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट के यूजेस पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो रॉक सॉल्ट कुकिंग के काम आता है, रॉक सॉल्ट प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे काम आता है। अक्सर डेड बॉडीज के ऊपर नमक लगा के प्रिजर्व कर देते थे ना, तो वही वाले प्रिजर्वेटिव्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो बाइकार्बोनेट सोडा वगैरह है, सोडा ड्रिंक्स हैं, इसमें भी रॉक सॉल्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर सॉल्ट रेंज ये जगह है, टोपोग्राफिकल रीजन्स में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सॉल्ट रेंज पे पाकिस्तान के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कोल फील्ड मौजूद है, सॉरी सॉल्ट फील्ड मौजूद है, दैट इज कॉल्ड खेवड़ा सॉल्ट माइन। आप लोग अगर देखेंगे तस्वीर के अंदर तो ये बड़ी खूबसूरत सी माइन है और विजिटर्स के लिए ये एक अट्रैक्शन भी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। कई मुल्क से टूरिस्ट आते हैं, इसको देखते हैं। इवन पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा अच्छा है, जो यहाँ पे जाता है सांस ले तो उसको जो सांस की तकलीफ, जो एस्मा वगैरह की तकलीफ है, वो भी दूर हो सकती है यहाँ पे जाके। तो हम लोगों ने रॉक सॉल्ट के रीजन देख लिए, यूजेस देख लिया, और रीजन के अंदर हम लोगों ने खेवड़ा सॉल्ट माइन की एग्जाम्पल को भी कवर कर लिया। अब हम आगे चल रहे हैं और लाइमस्टोन के यूजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइमस्टोन जो है वो एग्रीकल्चर में काम आता है, लाइमस्टोन इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये फर्टिलाइजर्स के बनाने में काम आ रहा है। उसके अलावा इट इज यूज्ड एज काउंटर टू द टर्माइट्स। अब लाइम वाटर जो ब्राइन कहलाता है, इसको आप दरख्तों पे लगा दोगे तो इट हेल्प्स टू काउंटर द टर्माइट्स। अगर हम लोग लाइमस्टोन के इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो इट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ स्टील मिल एंड इट इज ऑल्सो रॉ मटेरियल टू मेक सीमेंट। सीमेंट और स्टील प्रोडक्शन के काम आ रहा होता है। अगर हम इसके रीजन की बात करें तो देखो ये सदर्न सिंध के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे मुरली हिल्स आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जो कि ठट्टा के करीब है, इंडस डेल्टा पे ठट्टा के करीब है। हमें मालूम है दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई स्टील मिल वाज आल्सो लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द सिंध। घारो पे, पिपरी पे, घारो क्रीक पे जब स्टील मिल बना रहे थे तो एक फैक्टर ये भी देखा गया कि यार यहाँ पे जो मुरली हिल्स है, यहाँ पे करीब में हमें लाइमस्टोन मिल जाएगा which is needed as a flux as a raw material in the making of the steel. So I hope it's clear. अब आपको एग्जाम्पल भी याद हो गई, स्टील मिल की भी एग्जाम्पल याद हो गई, स्टील मिल की लोकेशन भी पता चल गई, और आप लोगों को ये भी पता चल गया दैट स्टील मिल का एक रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन। ठीक है जी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइमस्टोन अगर हम देखें तो देखो लाइमस्टोन की डिस्ट्रीब्यूशन का है।
ये पंजाब में भी पाया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी पाया जा रहा है, ये बलूचिस्तान में भी पाया जा रहा है, और ये सिंध के अंदर भी, सेंट्रल सिंध में भी है और साउदर्न सिंध के अंदर भी है। जबकि हम रॉक सॉल्ट की अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इट्स नॉट दैट वाइड स्प्रेड। रॉक सॉल्ट जो है वो मेनली पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में तो पाया जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर रॉक सॉल्ट एक्सट्रैक्शन नहीं हो रही। So basically, limestone is more widespread than the than the extraction of rock salt. I hope that's clear. भाई हम लोग आगे चल रहे हैं और यहाँ पर एक पैसेज को कंप्लीट करने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, लाइमस्टोन एक्सट्रैक्शन के बारे में है। देखते हैं कि भाई हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी। When limestone dash at the surface, it is extracted by quarrying. Quarrying क्या है? It is an open dash form from which stone is extracted for dash and dash purposes. बच्चों को अक्सर इसमें बड़ी कंफ्यूजन हुई जब ये पास पेपर में सवाल आया था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इधर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है जी। हमने कहा when the limestone outcrops at the surface। भाई पहली लाइन में क्या लिखना है? आउटक्रॉप्स, यानी कि ग्रो के सरफेस पे आ जाए। इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय क्वेरिंग। अब क्वेरिंग क्या है? एग्जामिनर खुद ही समझा रहा है। इट इज एन ओपन, ओपन व्हाट, डैश, ओपन फ्रॉम विच। अब ये बड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली क्या है? इट इज एन ओपन एक्सकेवेशन। यहाँ पे क्या आपने लिख दिया? इट इज एन ओपन एक्सकेवेशन। एक्सकेवेट मतलब किसी चीज को निकालना। फ्रॉम विच स्टोन इज एक्सट्रैक्टेड फॉर डैश एंड डैश पर्पज। अब यहाँ पे जब डैश एंड डैश पर्पज पूछा तो भाई क्या हो सकता है? जरा देखते हैं भाई यहाँ पे। फॉर बिल्डिंग कह लें, देखते हैं भाई बिल्डिंग सही ऑप्शन है कि नहीं है। बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग पर्पसेस, क्वेरिंग इज कैरिड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट डैश एंड डैश। अब जब बच्चा यहाँ पे डैश देखता है ना तो वो कहता है कि भाई इक्विपमेंट्स लिख देता हूं मैं। लेकिन जब वो नेक्स्ट ब्लैंक देखता है तो सच एज हैंड टूल्स, पावर सॉस लिखा है, तो वो कहता है कि फिर इक्विपमेंट्स तो यहाँ पे आना चाहिए था। तो भाई क्या हो सकता है पहले उसमें? भाई वो कह सकता है यूजिंग डिफरेंट। क्वेरिंग कैसे होता है? यूजिंग डिफरेंट एक्सप्लोजिव। तो फोर्थ ब्लैंक में क्या हो सकता है हमारे पास ऑप्शन? एक्सप्लोजिव का ऑप्शन हो सकता है। और फिफ्थ ब्लैंक में क्या होगा? हमें पता है फिफ्थ ब्लैंक में जो है वो इक्विपमेंट हो सकता है कि भाई इट इज कैरीड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सप्लोजिव्स एंड इक्विपमेंट्स सच एज हैंड टूल्स, डैश एंड पावर सोर्स। भाई यहाँ तो लग रहा है कि मुझसे भी गलती हो गई है। चलो देखते हैं। ठीक है जी, देखते हैं, कोई नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं नहीं, हमसे गलती नहीं हुई, हम सही तो कर रहे थे, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। बस हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। भाई हमारे पास सही तो ऑप्शंस हैं सारे के सारे। इट इज एक्सट्रैक्टेड फॉर बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है जी। क्वेरिंग इज कैरिड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट क्या मार्क किया था हम लोगों ने फोर्थ में? इक्विपमेंट्स सच एज इक्विपमेंट्स एंड सच एज हैंड टूल्स, एक्सप्लोजिव्स और पावर सोर्स। सारे तो हो गए भाई, हम क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? हमने सही मार्क किए हुए थे भाई सारे के सारे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम एक और नॉन मेटालिक मिनरल की एग्जांपल है। तो जिप्सम के बेसिकली दो यूजेस हैं, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूज। एग्रीकल्चर में क्या है? मैंने कहा इट इज यूज टू क्योर WLAS। WLAS स्टैंड्स फॉर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। मैं जरा टाइप करा रहा था, मैंने थोड़ी बचत कर दी। ठीक है जी। तो आपने पूरा पूरा लिखना है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का क्योर है। बेसिकली जहां पर सॉल्ट पैच आ जाता है ना, तो क्या होता है वहां पे आप जिप्सम का पैच बिठाते हैं और वहां पे वाटर डालते हैं ट्यूबवेल्स की मदद से। दैट इज यूज टू फ्लश आउट द एक्सेस सॉल्ट। तो दैट इज द वे टू रिक्लेम एन एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। उसके अलावा फर्टिलाइजर के अंदर एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है जिप्सम। तो ये इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल यूज हो गया। अब इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो भाई एक तो ये सीमेंट बनाने के काम आता है। सीमेंट मैंने गलती से यहाँ पे दो दफा लिख दिया। एक तो ये सीमेंट बनाने के काम आता है, दूसरा ये
नेक्स्ट ये फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, तो ये भी इंडस्ट्रियल यूज में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री भी है ना। तो बेसिकली इस तरीके से ये आप इसके इंडस्ट्रियल यूज को भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मैप दिखाया हुआ है, और मैप के अंदर 3 एरियाज मार्क हुए हैं। अब जब बच्चा एरियाज देखता है तो वो कहता है भाई मुझे तो पता है, ये फोर्ट पार्क रेडी है, सॉल्ट रेंज होगा, ये मुरली हिल्स वाली सर ने जगह बताई थी। लेकिन वो आपसे इन जगहों के नाम नहीं पूछ रहा। वो कह रहा है कि बताओ यहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, और उन मिनरल का एक एक यूज बताओ। तो भाई गैस करें, यहाँ पे सॉल्ट रिच था तो कौन सा मिनरल पाया जाएगा? डेफिनेटली यहाँ पे पाया जाएगा रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट किस काम आता है हमें पता है, कि इट इज यूज्ड इन कुकिंग, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सोडा। तो ये तमाम तर यूजेस आप लिख सकते हैं, एक भी लिख दे तो काफी है। दूसरी, ये जो नीचे वाली जगह है, आई नो कि यहाँ पर क्या मिलता है, मुरली हिल्स पे हमें यहाँ पे मिल रहा होता है लाइमस्टोन, तो हम यहाँ पे लाइमस्टोन लिख देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिसका यूज बताना है। लाइमस्टोन हमें पता है कि ये स्टील प्रोडक्शन में काम आ रहा होता है, तो स्टील लिख दिया मैंने, स्टील प्रोडक्शन आप पूरा पूरा लिख देगा। और जो बीच वाली जगह है, यहाँ पे जिप्सम पाया जा रहा होता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिप्सम जो है वो फर्टिलाइजर या फिर सीमेंट बनाने के काम आ रहा होता है। तो इस तरीके से आपने तीनों को लिख दिया। ठीक है जी, तीनों के नेम्स और तीनों के यूजेस बता दिए। इस तरीके से पास्ट पेपर्स में सवाल आ रहे होते हैं। देखो, अगर हम मिनरल एक्सट्रैक्शन की बात करें, खास तौर पे मेटेलिक मिनरल्स की बात करें या नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें, तो बलूचिस्तान का प्रोविंस एक खास जगह है जिधर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोने में एक जगह है साइंदा। बलूचिस्तान के वेस्टर्न टेल पे एक जगह है साइंदर, जहाँ पे कॉपर और गोल्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है। इट इज एन एग्जाम्पल विच यू कैन कोट इन द योर 6 मार्क आंसर, अगर बलूचिस्तान की एग्जाम्पल देनी हो या मिनरल एक्सट्रैक्शन की एग्जाम्पल देनी हो। तो बेसिकली चाइनीज और जर्मन और ऑस्ट्रेलियंस मिलके पाकिस्तान के साथ यहाँ पर ये मिनरल एक्सट्रैक्शन का काम करें, बिकॉज यहाँ पे बहुत मिकदार में, भारी मिकदार में कॉपर और गोल्ड पाया जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बलूचिस्तान के अंदर 3 कोयले की कानें रन कर रही हैं, 3 कोयले की माइंस रन कर रही हैं। तो देखो, मिनरल एक्सट्रैक्शन से फायदे तो बहुत है। सर फायदे क्या है? भाई ये लाइव्स ऑफ पीपल को भी बेहतर बना सकता है, और ये लोकल इकोनॉमी को भी बेहतर बना सकता है। अगर मैं मिनरल एक्सट्रैक्शन के बेनिफिट्स की बात करूं, तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। कैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा? आपको पता है, ज्यादा मिनरल एक्सट्रैक्शन होगी तो माइनर्स के लिए तो इनकम है ही है, और जो माइनर ओनर्स है उनके लिए तो इनकम है ही है। साथ साथ जब सीमेंट ज्यादा बनेगा, जब स्टील ज्यादा बनेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का इंप्रूव होगा, विच विल इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। और इस तरीके से लोगों की इनकम जनरेट होंगी। खासतौर पे बलूचिस्तान जिधर बहुत लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्रोविंस है, अगर वहां पे कुछ मिनरल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, लोगों की इनकम जनरेट स्टार्ट हो जाए, तो सम ऑफ द पॉपुलेशन विल बी शिफ्टेड फ्रॉम पंजाब और सेंट टू बलूचिस्तान। तो दिस माइट लीड टू बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उसके अलावा आपको पता है कि इसके लोकल इकोनॉमी को भी फायदे हैं। जैसे कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना, लोगों की इनकम्स बढ़ना, एक एक पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान का जैसे व्हाइट मार्बल है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी भी है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जब पाकिस्तान में काम ज्यादा होगा, तो पाकिस्तान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। ये तमाम तर फायदे हैं जो कि मिनरल एक्सट्रैक्शन की प्रोडक्शन से और इसको बढ़ाने से हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, कि इससे इन्वायरमेंटल हार्म बहुत ज्यादा होता है। जब आप मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें डायनामाइट वगैरह जैसे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इन्वायरमेंटल हार्म है। उसके अलावा ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो कि इवेंचुअली दे विल रन आउट। तो ये अनसस्टेनेबल है, यानी कि कोल अगर आज ज्यादा एक्सट्रैक्ट करो तो फ्यूचर में कम मिलेगा। तो यहाँ पे एक अनसस्टेनेबल एस्पेक्ट भी आ जाता है कि ये फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होंगे अगर आज ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिए। उसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ चीजों की लैकिंग है, जिसकी वजह से हम अपने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर नहीं पाते। एक तो हमारे पास लो लिटरेसी रेट की वजह से स्किल्ड लेबर्स मौजूद नहीं है, एक बड़ा मसला। दूसरा, पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी अवेलेबल नहीं है, तभी हम लोग को अक्सर फॉरेन फंडिंग
और फॉरेन हेल्प पे डिपेंड करना पड़ रहा होता है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको टेक्नोलॉजी की आई होप कि आपको मिनरल एक्सट्रैक्शन के बेनिफिट्स और प्रॉब्लम समझ आ गए। अब जो इन्वायरमेंटल हार्म है हम इसको डिटेल में समझेंगे, और जो ये नॉन रिन्यूएबल होने का एस्पेक्ट है इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पास्ट पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आ रहे होते हैं। सवाल किस तरीके से आ रहे हैं, पास्ट पेपर का एक सवाल दिखा रहा हूं आपको, जिसमें एग्जामिनर साहब पूछ रहे हैं इवेल्युएट द एक्सटेंट। 6 मार्क का सवाल है, बी पार्ट है, और हमें इसका पैटर्न मालूम है। अगर किसी बच्चे को अभी में इसके अंदर पैटर्न के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, तो मेरी एक बड़ी अच्छी वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है जिसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे हम 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान के हर डी पार्ट के अंदर। बहुत ही आसान तरीका, तो उसके अंदर मैंने सारी कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। आप उसको भी देख सकते हैं। मैं कह रहा है टू व्हाट एक्सटेंट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज कुड बी मेड मोर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि आज की जरूरियात भी पूरी हो जाए, फ्यूचर के अंदर भी हार्म ना हो। और दूसरा यह है कि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। अगर इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है तो डेफिनेटली मिनरल एक्सट्रैक्शन सस्टेनेबल नहीं है। भाई देखो, हमने कहा कि मिनरल रिसोर्सेज जब एक्सट्रैक्ट होते हैं तो कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर डिप्रेशन फॉर्म हो जाते हैं। आप देखें कि जमीन कैसे नीचे की तरफ गई हुई। ठीक है, हम इसको कहते हैं लैंड में डिप्रेशन फॉर्म होना, यानी कि लैंड का डिफॉर्म हो जाना। अब इससे मसला क्या है, जब बारिश होगी तो इस एरिया में फ्लडिंग के इम्कान बढ़ जाएंगे। दूसरा, क्या यहाँ पे आपको कोई हरियाली नजर आ रही है? नहीं जी, क्योंकि मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस एरिया में से आपको दरख्त काटने पड़ते हैं। सो इट रिजल्टेड इन लॉस ऑफ वेजिटेशन। अब दरख्त नहीं होंगे, देयर बी नो रूट्स टू होल्ड बैक द सॉइल विच कैन कॉज सॉइल इरोजन इन द एरिया। उसके अलावा एक्सप्लोजिव मटेरियल्स का इस्तेमाल है, तो एयर पोल्यूशन के साथ साथ नॉइस पोल्यूशन भी हो रही है। तो दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स व्हिच मेक्स द मिनरल एक्सट्रैक्शन अनसस्टेनेबल। तभी हमें इसके सॉल्यूशंस की बात करनी पड़ेगी। सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है कि यार अगर तुमने एक एरिया से दरख्त काटे हैं तो उसके इर्द गिर्द वाले एरियाज में तो ट्रीज प्लांट कर सकते हैं ना, विच विल रिफ्रेश द एयर, विच विल प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड। तुमने अगर कहीं पे मिनरल एक्सट्रैक्शन किए और डिप्रेशन फॉर्म हो गया है तो इन डिप्रेशन को लेवल भी तो कर सकते हो, ताकि फिर वो फ्लडिंग के इम्कान ना बचे। उसके अलावा अगर मिनरल एक्सट्रैक्शन से एयर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन जनरेट हो रहा है तो तुम माइनर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी तो दे सकते हो, जैसे कि मास्क दो, एयर डेफनर्स दो, ताकि उनके कानों को नुकसान ना हो, उनकी आंखों को नुकसान, उनके ब्रीदिंग इश्यूज लाइक एस्थमा क्रिएट ना हो। So these are some of the solutions in which Pakistan can make mineral extraction more sustainable. इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की दे सकते हैं, क्योंकि देखो सवाल के अंदर लिखा हुआ है यू शुड रेफर टू द एग्जाम्पल्स यू स्टडी। तो आप किसी भी मिनरल एक्सट्रैक्शन की ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर, आप इसकी मिसाल दे सकते हो जो कि मिनरल एक्सट्रैक्शन को सस्टेनेबल बनाने के लिए काम कर रही है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे आप कोट कर सकते हो। देखो इस सवाल के अंदर आपने एटलीस्ट दो डेवलप पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, और एटलीस्ट आपने दो डेवलप नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं। ये सेफ साइड रखने की बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार समझाया, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। यानी कि जो भी पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप उसके साथ या तो उसका रीजन बताएं या फिर आप उसका रिजल्ट बताएं। तो मैंने कहा ये आर आर का कॉन्सेप्ट है जो कि मैं समझाता हूं डेवलपमेंट के लिए। या तो आप रीजन बताएं या रिजल्ट बताएं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई इट हैज द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स लाइक डायनामाइट, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट इट कॉजेज एयर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन। तो जो भी पॉइंट लिख रहे हैं उसका रीजन या रिजल्ट दोनों बताएं। दोनों बताएं बेहतर है, एक बता दें तो भी काफी है। मैं कहूंगा मेरे स्टूडेंट्स दोनों बताएंगे, रीजन भी बताएंगे और रिजल्ट्स भी बताएंगे, जिधर पॉसिबल होगा। अगर हाँ जहन में नहीं आ रहा तो फिर टाइम नहीं जाया करो, एक से भी आपको मार्क मिल जाता है। ठीक है जी। अब बात करें कि इवेल्युएशन करनी कैसे है। देखो जहां पर भी वो आपसे कहे टू व्हाट एक्सटेंट या इवेल्युएट द एक्सटेंट, तो इसका कंक्लूजन करने का तरीका क्या है कि यू हैव टू कमेंट ऑन द एक्सटेंट। अगर आप पॉजिटिव कंक्लूजन करने वाले हैं तो आप कहोगे कि इट इज पॉसिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट,
बहुत हद तक पॉसिबल है, then you will provide a reason for that. Why do you think it is possible to a great extent to develop mineral extraction in a more sustainable way? एंड अगर आप नेगेटिव कंक्लूजन लिखना चाहते हैं तो आप बात करेंगे टू अ लिमिटेड एक्सटेंट में कि भाई बहुत कम हद तक ये पॉसिबल है कि मिनरल एक्सट्रैक्शन को सस्टेनेबल बनाया जाए. देन यू विल प्रोवाइड अ रीजन फॉर दैट व्हाई यू थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू मेक द मिनरल एक्सट्रैक्शन मोर सस्टेनेबल. तो इस तरीके से हम लोगों ने पास्ट पेपर्स के कुछ सवालात किए, हम लोगों ने मिनरल एक्सट्रैक्शन के इम्पैक्ट्स को भी पढ़ा, उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी जाना, हम लोगों ने मिनरल एक्सट्रैक्शन के बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स को भी पढ़ा, हमने एग्जांपल्स भी पढ़ी कि बलूचिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. हमने मेटालिक की जगह नॉन मेटालिक मिनरल्स, बेसिकली पास्ट पेपर्स में जो पूछे गए हैं वो नॉन मेटालिक मिनरल्स के यूजेस पूछे गए हैं, तो हमने उनके पर फोकस किया, उनके एरियाज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना. कोल को हमने डिटेल में समझा क्योंकि कोल इट्स नॉट ओनली अ पावर रिसोर्स, इट्स अ मिनरल रिसोर्स, इट्स अ पावर रिसोर्स एज वेल. तो हमने कोल की एक्सट्रैक्शन को डिटेल में पढ़ा. एंड इनिशियली वी डिफरेंशिएटेड बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो आई होप कि इसके बाद आपसे सारे पास्ट पेपर्स कवर हो रहे होंगे. जाएं, पास्ट पेपर्स सॉल्व करें. अगर नहीं आपके पास पास्ट पेपर्स तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, मुझसे आप पास्ट पेपर्स मांग भी सकते हैं, मैं आपको टॉपिकल पास्ट पेपर्स भेज दूंगा. उसकी मदद से एक एक पास्ट पेपर सॉल्व करें और मुझे अपने सॉल्यूशंस भी भेजें. कमेंट्स में बताएं अगर कोई और प्रॉब्लम है, कोई और चैप्टर सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए. मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके. कोई और सवाल, कुछ और मुश्किल है तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए. आई होप कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को हद इम्कान कोशिश कर रहा हूँ सॉल्व करने की. जज़ाकल्लाह खैर.